हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनका क्या मतलब है। यह वीडियो नंबर 2 है। इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने समझा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, प्रमोजरी नोट्स क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के इम्पोर्टेंस क्या है। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे कि ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई क्या होते हैं, टर्म ऑफ बिल, ड्यू डेट, डेज ऑफ ग्रेस और डेट ऑफ मेच्योरिटी, इनका क्या मतलब है, बिल एट साइट और डिमांड का क्या मतलब होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल और एंडोर्समेंट ऑफ बिल का क्या मतलब होता है, अगर बिल का अनादरण हो जाए, डिसऑनर हो जाए तो वो क्या होता है, फिर नोटरी पब्लिक का क्या मतलब है, नोटिंग ऑफ ए बिल का क्या मतलब है, रिटायरमेंट ऑफ बिल का क्या मतलब है, रिन्यूअल ऑफ बिल का क्या मतलब है और लास्ट में अकोमोडेशन ऑफ बिल का क्या मतलब है। तो अगर आप फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो दोनों देख लेते हो तो आपकी जो थ्योरी है इस चैप्टर से रिलेटेड वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ आपके लिए एक बेस तैयार हो जाएगा जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए इन सभी टॉपिक्स को जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ड्रॉअर एंड ड्रॉई क्या होता है। देखिए, ड्रॉअर का मतलब होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखने वाला। ये एक सेलर होता है या फिर हम कहें क्रेडिटर होता है, यानी जो व्यक्ति माल को बेचता है वो ही व्यक्ति बिल को लिखता है और वही उसका क्या कहलाता है, मेकर यानी ड्रॉअर कहलाता है। फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जाता है बायर के थ्रू, यानी जो व्यक्ति माल को खरीदता है और जो बिल को एक्सेप्ट करता है वो बन जाता है ड्रॉई। जैसे फॉर एग्जांपल ये है मिस्टर एबीसी और ये है अनीता कैडवाल। मिस्टर एबीसी है बायर, यानी सामान खरीदा है मिस्टर एबीसी ने मिस अनीता कैडवाल से। तो ये जो सामान खरीदा है ये उधार खरीदा है, तो मिस अनीता कैडवाल ने मिस्टर एबीसी को माल दे दिया, लेकिन बदले में मिस्टर एबीसी ने पैसे नहीं दिए। वो कहते हैं कि मैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद दूंगा। तो अनीता कैडवाल कहती है ओके ठीक है, अब मुझे इसके लिए एश्योरिटी चाहिए, यानी मुझे आपसे एक लेटर पर लिखित चाहिए कि आप वो पैसा दे दोगे। तो अनीता कैडवाल एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती हैं जिसमें वो अमाउंट लिखती हैं, स्टैंप लगाती हैं और लिखती हैं कि 2 महीने बाद मिस्टर एबीसी मुझे 10,000 रुपए दे देंगे या फिर मेरे ऑर्डर के थ्रू मैं जिस व्यक्ति को कहूँ उसको वो 10,000 रुपए दे देंगे। मिस अनीता कैडवाल ये लेटर मिस्टर एबीसी को देती हैं और मिस्टर एबीसी एक्सेप्टेड वर्ड लिख देते हैं अपने हाथों से और साथ ही साथ सिग्नेचर भी कर देते हैं। तो जैसे ही ये काम पूरा होता है, यहाँ पर मिस अनीता कैडवाल बन जाती हैं ड्रॉअर और मिस्टर एबीसी बन जाते हैं ड्रॉई। तो ड्रॉअर मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखने वाला और ये वो व्यक्ति होता है जिसने उधार माल बेचा है, और ड्रॉई मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने वाला और ये वो व्यक्ति होता है जिसने माल को उधार खरीदा है। ड्रॉई पेमेंट करेगा ड्रॉअर को। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, यानी बिल को भुनाना। देखिए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब है कि जो ड्रॉअर है, यहाँ पर ड्रॉअर हमारी कौन थी, अनीता कैडवाल थी। उसको क्या होता है कि टाइम से पहले पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि जो बायर है या फिर हम कहें जो डेटर है वो तो पैसा देगा 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अकॉर्डिंग टू टर्म, जितना भी क्रेडिट पीरियड पहले से डिसाइड हुआ है। लेकिन अगर ड्रॉअर को पहले ही पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो वो क्या करे, तो इस केस में वो जाएगा बैंक के पास, अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देगा, बैंक उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रख लेगा और कुछ अमाउंट काट कर उसको पैसे दे देगा। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि ड्रॉअर को पैसा टाइम से पहले मिल जाता है और बैंक पूरा पैसा बाद में जो ड्रॉई है उससे ले लेगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ये मिस अनीता कैडवाल थी जो कि क्या थी, सेलर थी। इन्होंने उधार माल बेचा था मिस्टर एबीसी को, तो इनको सेलर या फिर क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, और क्योंकि इन्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा था तो ये ड्रॉअर भी हैं। और इनको टाइम से पहले पैसे की जरूरत पड़ गई क्योंकि मिस्टर एबीसी इनको 2 महीने के बाद पैसे देंगे। तो ये क्या करती हैं, ये बैंक के पास जाती हैं, बैंक को अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देती हैं जो इन्होंने लिखा था और एबीसी ने एक्सेप्ट किया था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट है 10,000 रुपए। तो बैंक इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रख लेगा, 10,000 रुपए में से वो कुछ अपने बैंक चार्जेस काट लेगा। ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू कटता है, यानी जनरली जो लोन का इंटरेस्ट होता है अलग अलग बैंक में उसके अकॉर्डिंग ये चार्जेस काटते हैं। तो माना बैंक ने इसका 10% यानी 1,000 रुपीज काट कर कितने बचे, 9,000 रुपए वो अनीता कैडवाल को दे देंगे। तो ये जो अमाउंट उसने काटा है ये कहलाएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो ये एक नई टर्म है डिस्काउंटिंग चार्जेस, मतलब जब बिल को बैंक से भुनाया जाता है तो बैंक जो अमाउंट काटता है उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं।
तो इस डिस्काउंटिंग चार्जेस को काट कर बाकी के जो बचे 9,000 रुपए हैं वो मिस अनीता कैडवाल को मिल जाएंगे और आगे चल के जो बैंक है वो मिस्टर एबीसी से पूरे 10,000 रुपए ले लेगा। तो मिस्टर एबीसी अनीता कैडवाल को पे ना करके किसको पे करेगा? बैंक को पे करेगा। तो यहाँ पर अब अमाउंट किसको मिलेगा? लास्ट में बैंक को अमाउंट मिलेगा। तो ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो है एंडोर्समेंट ऑफ बिल, यानी बिल को बेचना। अब ये क्या होता है? देखिए, बिल को बेचने का मतलब है कि जब बिल का जो होल्डर है या फिर जो बिल का मेकर है जिसने बिल बनाया है, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपना बिल किसी और को दे देता है, यानी अपने किसी क्रेडिटर को दे देता है, तो इसको बोलते हैं हम एंडोर्समेंट ऑफ बिल। यहाँ पर दो नई टर्म और निकल कर आती हैं जिसको बोलते हैं हम एंडोर्सर और एंडोर्जी। एंडोर्सर मतलब वह व्यक्ति जिसने बिल को बेचा है, यानी बिल को ट्रांसफर किया है, और जिसको बिल मिलता है वो कहलाता है एंडोर्जी। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में आपने देखा था कि मिस्टर एबीसी ने उधार माल खरीदा था मिस अनीता कैडवाल से, और फिर अनीता कैडवाल ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा था मिस्टर एबीसी के लिए, और मिस्टर एबीसी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था 10,000 रुपए। तो मिस्टर एबीसी अनीता कैडवाल को 10,000 रुपए देंगे, लेकिन 2 महीने बाद। अब अनीता कैडवाल को उधार माल खरीदना है और वो जाती है मिस रीमा शर्मा के पास। मिस अनीता कैडवाल रीमा शर्मा से उधार माल खरीद लेती हैं। रीमा शर्मा उनको माल दे देते हैं। अब रीमा शर्मा कहती है लाओ मेरे पैसे। अनीता कैडवाल कहती हैं देखिए मेरे पास पैसे तो अभी है नहीं, लेकिन मैं आपको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर मिस रीमा शर्मा ने एक नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं लिखा है, बल्कि मिस अनीता कैडवाल के पास जो पुराना बिल्स ऑफ एक्सचेंज था जो मिस्टर एबीसी ने एक्सेप्ट किया था, वो ही इन्होंने अपनी क्रेडिटर मिस रीमा शर्मा को दे दिया। अब रीमा शर्मा अनीता की क्रेडिटर कैसे हो गई? क्योंकि रीमा शर्मा ने अनीता कैडवाल को उधार माल बेचा है, और जो व्यक्ति उधार माल बेचता है वो व्यक्ति क्रेडिटर कहलाता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी है, पुराना है, तो इसीलिए यहाँ पर एंडोर्सर और एंडोर्जी दो नए वर्ड आएंगे। तो यहाँ पर अनीता कैडवाल क्या बन गई? अब एंडोर्सर बन गई, और रीमा शर्मा जिनको बिल मिला है वो क्या हो गई? एंडोर्जी हो गई। और जो एबीसी है वो जब 2 महीने बाद पेमेंट करेगा वो किसको करेगा? अनीता कैडवाल को या मिस रीमा शर्मा को? मिस रीमा शर्मा को। क्यों? क्योंकि बिल अब मिस रीमा शर्मा के पास है। तो जब बिल को बेचा जाता है यानी उसका एंडोर्समेंट किया जाता है, तो जो रिसीवर है अमाउंट का वो कौन होता है? एंडोर्जी होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है पेई। पेई मतलब वह पर्सन जिसको पैसा मिलता है। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पर। 3 कंडीशन होती हैं। पेई ड्रॉअर होगा तब जब वह बिल को पूरे समय तक अपने पास रखेगा। इसके अलावा अगर ड्रॉअर बैंक से जाके बिल को डिस्काउंट करा लेता है, तो इस कंडीशन में जो पेई होगा बैंक कौन होगा? क्यों? क्योंकि बिल अब बैंक के पास है। अगर बिल का एंडोर्समेंट हुआ है तब पेई कौन होगा? तब होगा एंडोर्जी, यानी ड्रॉअर का जो क्रेडिटर है वो होगा। जैसे मिस अनीता कैडवाल ने अपना बिल किसको दिया था? रीमा शर्मा को दिया था। तो जो मिस्टर एबीसी है वो किसको पे करेगा? वो अब मिस रीमा शर्मा को पे करेगा। नेक्स्ट है बिल एट साइट और ऑन डिमांड का क्या मतलब है? देखिए ये एक अलग तरह का बिल होता है। जब बिल को लिखा जाता है तो ये जो वर्ड है ये स्पेशली लिखे जाते हैं कि ये जो बिल है ये बिल एट साइट है या फिर बिल ऑन डिमांड है। इसका मतलब होता है कि इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। जब कभी भी इस बिल को ड्रॉई के पास लेके जाया जाएगा, यानी जो बिल का एक्सेप्टर है जो पेमेंट करेगा उसके पास जब कभी भी इस बिल को लेकर जाया जाएगा तो उसको उसकी पेमेंट करनी ही पड़ेगी। यानी इस तरीके के बिल में जो पेमेंट का टाइम है वो लिखा हुआ नहीं होता है, बिना टाइम का ये बिल होता है। नेक्स्ट है टर्म ऑफ बिल। देखिए टर्म ऑफ बिल का मतलब है पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ ड्रॉन एंड ड्यू डेट। मतलब जिस तारीख को बिल लिखा गया था और जिस तारीख को उसकी पेमेंट ड्यू होनी है, उसकी पेमेंट की जानी है, उसके बीच का जो पीरियड है वो कहलाता है टर्म ऑफ बिल। टर्म ऑफ बिल के बाद नेक्स्ट है ड्यू डेट। ड्यू डेट वो होती है जिस तारीख को पेमेंट करनी होती है। इसको हम मैच्योरिटी डेट भी बोलते हैं, लेकिन मैच्योरिटी डेट में 3 दिन और एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं, और जो 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं वो कहलाते हैं डेज ऑफ ग्रेस। जैसे कि माना एक बिल है जो लिखा गया था कब?
1 जनवरी को लिखा गया था और जो उसकी टर्म ऑफ बिल है वो है आपकी 2 मंथ्स। तो जो इसकी जो मेच्योरिटी डेट होगी वो क्या होगी, जिस तारीख को ये बिल खत्म हो रहा है यानी 1 मार्च को ये बिल खत्म हो रहा है, उसमें हम 3 दिन और जोड़ देंगे और यही 3 दिन क्या कहलाते हैं, डेज ऑफ ग्रेस कहलाते हैं। और ये कस्टम होता है, यानी ये आपको हर बार जोड़ना ही जोड़ना है, क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा। ये एक रिवाज है कि जब कभी भी बिल की जो लास्ट डेट होगी पेमेंट की, उसमें 3 दिन जोड़कर ही ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट निकाली जाती है। तो वह बिल जो 1 जनवरी को लिखा गया है, जिसका टर्म 2 महीने है, उसकी मेच्योरिटी डेट क्या होगी, 1 मार्च में हम 3 दिन और जोड़ देंगे तो ये हमारी हो जाएगी 4 मार्च, यानी 4 मार्च को उस बिल की पेमेंट मिलनी ही मिलनी है। दिस इज कॉल्ड ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट। तो मेच्योरिटी डेट कैसे निकालते हैं, जिस डेट को क्रेडिट पीरियड खत्म हो रहा है उसमें हम 3 दिन जोड़ देते हैं। अब देखिए, जब आप ड्यू डेट निकालते हो या फिर मेच्योरिटी डेट निकालते हो तो वो अलग अलग बिल के लिए अलग अलग होती है। अब बिल में हमने देखा था, एक बिल था बिल ऑन डिमांड एंड बिल ऑन साइट, दूसरे का बिल होता है बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको लिखा होगा, देखिए ये है एट साइट और ये है आफ्टर साइट, बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं, और ये है आफ्टर डेट। तो क्वेश्चन में आपको ये इन वर्ड्स पर ध्यान देना है, तभी आपकी मेच्योरिटी डेट सही निकल कर आएगी, क्योंकि इन तीनों के लिए जो मेच्योरिटी डेट निकालने का तरीका है वो अलग अलग है। बिल ऑन डिमांड यानी बिल एट साइट अगर लिखा हुआ है तो इसके लिए कोई मेच्योरिटी डेट नहीं है। अगर बिल आफ्टर डेट होगा तो वही नॉर्मल तरीका अपनाएंगे, यानी जिस दिन आपका क्रेडिट पीरियड खत्म हो रहा है उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाएंगे तो ड्यू डेट निकल कर आ जाएगी। लेकिन अगर बिल आफ्टर साइट लिखा है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, बिल आफ्टर साइट, तो इसमें जो निकालने का तरीका होता है वो ये होता है कि जिस दिन बिल को एक्सेप्ट किया गया है, देखिए बिल को लिखने की तारीख अलग होती है और बिल को एक्सेप्ट करने की तारीख अलग होती है। माना सेलर ने बिल लिखा 1 जनवरी को, लेकिन वो परचेजर के पास, बायर के पास गया 2 जनवरी को और उसने 2 जनवरी को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस डेट क्या है, 2 जनवरी है। तो जब आफ्टर साइट वाला लोगे तो यहाँ पर आप 2 जनवरी से कैलकुलेट करोगे, और जब आफ्टर डेट वाला लोगे तो यहाँ पर आप 1 जनवरी से कैलकुलेट करोगे। क्यों? क्योंकि जो बिल लिखा गया है वो 1 जनवरी को लिखा गया है, लेकिन जो एक्सेप्ट किया गया है वो 2 जनवरी को किया गया है। इसके अलावा आपको 2 चीजें और याद रखनी है। जिस दिन ड्यू डेट आ रही है यानी मेच्योरिटी डेट आ रही है, उस दिन कोई छुट्टी तो नहीं है। अगर छुट्टी होगी तो भी आपकी जो मेच्योरिटी डेट है वो चेंज हो जाएगी। और छुट्टी 2 तरीके की होती है, एक तो पब्लिक हॉलीडे यानी जो सबके लिए हॉलीडे होती है, और एक होती है इमरजेंसी हॉलीडे जो सरकार कभी कभी इमरजेंसी में डिक्लेयर करती है। तो जब पब्लिक हॉलीडे होगा तो जो आपकी मेच्योरिटी डेट होगी वो उससे 1 दिन पहले हो जाएगी। माना किसी बिल की जो मेच्योरिटी डेट है वो निकल कर आ रही है 26 जनवरी को, और 26 जनवरी को तो पब्लिक हॉलीडे होता है, तो 26 जनवरी से पहले 25 जनवरी क्या हो जाएगी, मेच्योरिटी डेट हो जाएगी। लेकिन अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो वो 1 दिन बाद खिसक जाती है, यानी नेक्स्ट डे पेमेंट होती है। जैसे कि माना कोई इमरजेंसी आ गई देश में और एक बिल है जिसकी जो ड्यू डेट पड़ रही है या फिर जो मेच्योरिटी डेट पड़ रही है वो पड़ रही है 3 दिसंबर की। अब 3 दिसंबर को सरकार ने इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, तो अब जो पेमेंट डे है यानी जो पेमेंट की जाएगी वो 3 दिसंबर को ना करके कब करी जाएगी, 4 दिसंबर को करी जाएगी, यानी 1 दिन आगे खिसक जाएगी। अब ये जो मेच्योरिटी डेट है ये निकालने के लिए एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 5 दिसंबर यानी 5 दिसंबर को लिखा गया है, पेबल 2 मंथ्स आफ्टर डेट। क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर आफ्टर डेट लिखा है। इन जर्नल, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो जैसा हमने बताया है वैसे ही लिखेंगे, यानी 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ दिए जाएंगे जिस दिन उसका क्रेडिट पीरियड खत्म होता है। और अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो फिर आप देखोगे कि आफ्टर डेट है या फिर बिल एट साइट है या फिर बिल आफ्टर साइट है, तो ये आफ्टर डेट है। तो देखिए ड्रॉन डेट क्या है, यानी जिस दिन बिल लिखा गया था वो है 5 दिसंबर और टर्म क्या है इसकी 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स आफ्टर दिसंबर कितनी हो जाएगी, 1 महीने के बाद 5 जनवरी और 2 महीने के बाद 5 फरवरी हो जाएगी। अब जो ड्यू डेट है या फिर हम कहें मेच्योरिटी डेट वो कैसे निकाली जाएगी, जिस दिन आपका क्रेडिट टर्म खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है 5 फरवरी को, इसमें आप 3 दिन और जोड़ दोगे जो क्या कहलाते हैं डेज ऑफ ग्रेस।
तो जब हमने 5 फरवरी में 3 दिन और जोड़ दिए तो क्या हो जाएगी हमारी 8 फरवरी। 8 फरवरी 2021 को क्या होगा, इस बिल की ड्यू डेट है, यानी 8 फरवरी 2021 को इस बिल का जो एक्सेप्टर है, जो ड्रॉई है, वो पे करेगा इस बिल के मेकर को यानी ड्रॉअर को। नेक्स्ट एग्जांपल हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है ए बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 1 जनवरी। बिल की लिखने की तारीख वो क्या है, 1 जनवरी है। इसकी टर्म ऑफ बिल क्या है, 60 डेज। अब ये टर्म डेज में लिखी गई है तो हम डेज में ही काउंट करेंगे। 1 जनवरी के बाद अगर हम 60 डेज काउंट करें, 1 जनवरी को लिखा गया है तो 1 जनवरी को छोड़कर बाकी कितने बचे, 30 डेज, क्योंकि जनवरी 31 दिन की होती है। फिर फरवरी, अब देखो फरवरी में आपको देखना पड़ेगा कि ये 2021 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर में 29 डेज का होता है और नॉर्मल ईयर में 28 डेज का होता है। तो यहाँ फरवरी में कितने दिन हो गए, 28 डेज। तो 30 + 28 कितना हो गया, 58। तो अभी हमें 60 बनाने के लिए 2 डेज और चाहिए, तो वो 2 डेज हम किससे लेंगे, मार्च के महीने में। तो यहाँ पर जो बिल की क्रेडिट टर्म है या फिर क्रेडिट पीरियड है वो खत्म होता है। तो ड्यू डेट निकालने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, 2 मार्च में हम 3 दिन और जोड़ देंगे, तो कितनी हो जाएगी, 5 मार्च। तो आपकी मैच्योरिटी डेट कितनी निकल के आ गई, 5 मार्च। तो ये आप ध्यान दीजिए कि जो आपकी टर्म ऑफ बिल है वो डेज में गिवन है या मंथ्स में। अगर महीने में गिवन होगी तो सिंपल तरीके से निकल जाएगी, लेकिन अगर डेज में गिवन है तो आपको इस तरीके से डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जिस तारीख को बिल लिखा गया है उस डेट को भी आप उसमें से निकाल दोगे, उसके आगे आने वाले दिन से कैलकुलेट करोगे। और माना अगर 5 मार्च को हॉलीडे होता तो फिर हमारी ड्यू डेट क्या हो जाती, 4 मार्च। और अगर इमरजेंसी हॉलीडे होता तो फिर क्या हो जाती, 6 मार्च। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। ए बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 3 मार्च, यानी जो बिल लिखा गया है यानी ड्रॉन डेट क्या है उस बिल की, 3 मार्च को लिखा गया है। पेबल कब है वो, 30 डेज, 30 दिन बाद पेबल है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, आफ्टर साइट। देखिए आफ्टर साइट दिया हो तो हम क्या लिखते हैं, एक्सेप्टेंस डेट या फिर ड्रॉन डेट, हम लेते हैं एक्सेप्टेंस डेट। और कब एक्सेप्ट किया गया था वो, 6 मार्च को। तो हम यहाँ पर ड्रॉन डेट को नहीं लेंगे, यानी यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। अब हम लेंगे कौन सी, एक्सेप्टेंस डेट, ड्यू डेट को कैलकुलेट करने के लिए। एक्सेप्टेंस डेट है आपकी 6 मार्च। अब आप 6 मार्च से कैलकुलेट करोगे और टर्म ऑफ बिल क्या है आपकी, 30 डेज। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे और आंसर नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। वैसे मैंने यहाँ पर भी इसका आंसर बता दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। देखिए ये एक तरह की सर्विस होती है जो कि बैंक प्रोवाइड करता है ट्रेडर्स को, व्यापारियों को। अगर किसी व्यापारी के पास माना बहुत सारे बिल्स आते रहते हैं तो उसके लिए बिल्स का अलग से हिसाब रखना पड़ेगा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो सारे बिल्स बैंक को भिजवा देते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये सारे बिल आप रखो और जब बिल की पेमेंट होगी उसी दिन ही हमारा बैंक अकाउंट आप क्रेडिट कर देना। यानी बिजनेसमैन के बिहाफ पर, व्यापारियों के बिहाफ पर ड्रॉई से पेमेंट ले लेगा और उनके बैंक अकाउंट में वो पैसा डाल देगा। और जब बिल इस तरीके से भेजे जाते हैं बैंक को एक इंस्ट्रक्शन के साथ कि जब पैसे आए हमारे बैंक में क्रेडिट कर देना और इस सर्विस के लिए हम आपको फीस दे देंगे, तो इसको बोलते हैं हम बिल सेंट फॉर कलेक्शन। उसके बाद आता है डिसऑनर ऑफ द बिल। ये क्या होता है, देखिए जब ड्यू डेट वाले दिन अगर बिल का एक्सेप्टर, बिल का ड्रॉई उसको पे नहीं करता है, बिल का अमाउंट पे नहीं करता है, तो इस कंडीशन को हम डिसऑनर ऑफ द बिल कहते हैं। अब क्या होता है, जब बिल का डिसऑनर हो जाता है, यानी जब बिल की पेमेंट नहीं मिलती है उसके ड्यू डेट पर, तो उसको सर्टिफाइड कराना होता है, उसको अथोराइज कराना होता है कि हाँ इस बिल की पेमेंट नहीं मिली है। तो उसके लिए हम एक नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं। और ये क्या होता है, देखिए नोटरी पब्लिक एक गजेटेड ऑफिसर होता है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, जो कि जो एसडीएम ऑफिसेज जो होते हैं ना वहाँ पर आपको वे नोटरी पब्लिक मिल जाएंगे। ये अलग अलग तरीके के लीगल काम करते हैं, जैसे कि एफिडेविट बनाना हो गया, किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना हो गया, डीड्स बनाना हो गया, एटसेट्रा। तो आप नोटरी पब्लिक के पास उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेके जाओगे। नोटरी पब्लिक क्या करेगा, उस बिल के ऊपर फैक्ट्स लिख देगा कि हाँ ये बिल डिसऑनर हो गया है, उसका रीजन लिख देगा क्यों डिसऑनर हो गया है, तारीख लिख देगा जिस तारीख को डिसऑनर हो गया और उसमें सिग्नेचर करके अपनी स्टैंप लगा देगा। ये जो पूरा प्रोसेस है, यानी नोटरी पब्लिक से उस बिल को नोटिफाई जो आपने कराया है, उसको जो आपने सर्टिफाई कराया है कि हाँ इसका अमाउंट नहीं मिला, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं नोटिंग ऑफ बिल।
और जब ये नोटरी ये काम करेगा तो फ्री में तो करेगा नहीं, कुछ पैसे लेगा। तो जो वो पैसे लेता है उसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। तो जो भी व्यक्ति नोटरी कराता है बिल को, वो अपने जेब से उस समय दे देगा, लेकिन ये पैसा कौन अल्टीमेटली किसकी जेब से जाएंगे? ड्रॉई की जेब से जाएंगे। देखिए, अगर ड्रॉअर लास्ट डेट तक अपने पास रखता है बिल और वो डिसऑनर हो गया, तो यहाँ पर नोटरी पब्लिक को पैसा गया किसकी जेब से? ड्रॉअर की जेब से। और बाद में वो किससे ले लेगा? ड्रॉई से ले लेगा। लेकिन अगर ड्रॉअर ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो फिर बैंक जाएगा नोटरी के पास उस बिल को सर्टिफाई कराने के लिए। तो उस समय तो बैंक ने पे कर दिया, लेकिन वो जाकर किससे लेगा पैसे? ड्रॉई से लेगा। भाई तुम्हारी वजह से बिल डिसऑनर दिया हुआ है और इस बिल को सर्टिफाई कराने के लिए इतने इतने पैसे लग गए मेरे, लाओ दो मेरे पैसे। अगर बिल के मेकर ने उस बिल को बेच दिया था, यानी उसका एंडोर्समेंट कर दिया था, तो फिर उस कंडीशन में एंडोर्सी जाएगा नोटरी पब्लिक के पास और उसको सर्टिफाइड कराएगा। तो जब उसको सर्टिफाइड कराएगा तो तब वो पेमेंट दे देगा, लेकिन बाद में फिर वो आकर किससे ले लेगा? ड्रॉई से ले लेगा। तो यानी जब नोटिंग चार्जेस पे किसी के थ्रू भी किए जा सकते हैं, जो भी कोई उसको नोटिफाई कराएगा, उसको सर्टिफाई कराएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो चार्जेस किसके खाते में डेबिट होंगे? ड्रॉई के खाते में। उसके बाद आता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। देखिए, रिटायरमेंट क्या होता है? आपको इन जनरल रिटायरमेंट मतलब नौकरी से छुट्टी ले लेना, भाई आपको काम नहीं करना, आराम करना है। तो बिल का रिटायरमेंट भी कुछ इसी तरीके से समझ लो। मतलब ड्रॉई यानी एक्सेप्टर के पास पैसे हैं पहले से ही, और वो कहता है कि भाई 2 महीने बाद क्या पेमेंट करनी, जब पैसे पड़े तो अभी पेमेंट क्यों ना कर दी जाए। तो जब मैच्योरिटी डेट से पहले बिल की पेमेंट कर दी जाती है उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। अब देखिए, इस बिल की जो पेमेंट है ना वो बहुत पहले ही की जा रही है, तो जो पेमेंट की जाएगी वो पूरी नहीं की जाएगी, वो कुछ चार्जेस को काट कर की जाएगी। माना बिल है एक 10,000 रुपए का और जो उसकी ड्यू डेट है वो है 3 मार्च को, लेकिन जो इसका एक्सेप्टर है वो अगर वो पे कर देता है कब? 1 जनवरी को ही कर देता है। 1 जनवरी को जो पेमेंट की जाएगी वो 10,000 रुपए नहीं की जाएगी, कुछ अमाउंट काट कर की जाएगी। माना 500 रुपए कम दिए गए, तो जो 500 रुपए कम दिए गए हैं यही क्या कहलाएंगे? रिबेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिबेट। देखिए, इसको डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, डिस्काउंट अलग चीज होती है, ये होती है रिबेट। यानी जब बिल की पेमेंट पहले ही कर दी जाती है ड्रॉई के थ्रू, एक्सेप्टर के थ्रू, तो कुछ कम पैसा दिया जाता है। जितना कम पैसा दिया जाएगा उसी को ही क्या बोलेंगे? रिबेट बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल में क्या होता है कि भाई पैसे ही नहीं है ड्रॉई के पास, एक्सेप्टर के पास। अब वो कहता है कि अरे इसकी तो लास्ट डेट आ रही है पेमेंट करने की बिल्स की, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और बिल डिसऑनर हो जाएगा, फिर नोटिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे, बहुत सारे दिक्कत हो जाएगी। तो वो क्या करता है? वो जाता है मेकर के पास यानी बिल के होल्डर के पास। वो क्या कहता है कि देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं पैसे दे दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं पैसे नहीं दूंगा, पैसे तो दे दूंगा लेकिन अभी नहीं है। तो एक काम करो, इस बिल को तो आप कैंसिल कर दो, एक नया बिल बना दो और इसके लिए एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक्स्ट्रा अमाउंट ले लेना बढ़े हुए पीरियड के लिए। तो जब बिल का जो एक्सेप्टर है वो टाइम पर पैसे पे करने में अनेबल होता है और रिक्वेस्ट करता है एक नया बिल बनाने के लिए एक नए अमाउंट के साथ जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट भी जुड़ा हुआ होता है, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। अब आता है अकोमोडेशन ऑफ बिल। देखिए, अकोमोडेशन बिल का मतलब होता है एक हेल्प के लिए बिल बनाना। यानी आपने देखा कि जब उधार माल बेचा जाता है तब सेलर के थ्रू ये बिल बनाया जाता है और जो बायर है वो उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि सेलर को ये विश्वास नहीं होता कि जो बायर है वो पैसे देगा या नहीं देगा, तो एक प्रूफ के लिए बिल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रेडर्स हैं उनमें बीच में अच्छी समझ है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अच्छी फ्रेंडशिप है, तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए भी वो बिल्स लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC है और XYZ है, अब दोनों ही बिजनेसमैन है और दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। XYZ को पैसों की जरूरत है तो XYZ एक बिल लिखता है। अब इसने बिल लिख लिया, इसको कोई एक्सेप्टर भी तो होना चाहिए, तो अपने एक दोस्त जो कि एक बिजनेसमैन है उसके पास जाता है बिल लेकर और उससे वो बिल एक्सेप्ट करा लेता है। तो इसे ABC ने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक XYZ के पास पूरा प्रॉपर बिल हो गया। वो जाता है बैंक के पास और बैंक से वो क्या करा लेता है? डिस्काउंट करा लेता है। यानी माना उसने बिल लिखा था 20,000 रुपए का, तो बैंक ने 2,000 रुपए काट के उसको कितने दे दिए? 18,000 रुपए दे दिए। तो XYZ के पास कितने आ गए?
18,000 रुपये आ गई। यानी XYZ को एक तरीके से उस बिल के बेसिस पर बैंक से लोन मिल गया, और ये जो बिल बनाया गया था ये विदाउट ट्रांजेक्शन्स बनाया गया था, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। जब इस बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी तो XYZ ABC को पैसे दे देगा और ABC जाकर बैंक के पास वो पैसे जमा करा देगा। तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ ही इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स है वो सारे कवर हो चुके हैं और इस चैप्टर की थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर इसके नोट्स PDF के लिए आप हमारे जा सकते हो वेबसाइट www.commercesuper.com पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। देखिए वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।